मैं कहूँ तो मैं मेरे क्षेत्र की सबसे ज़्यादा वायरल व्यक्ति भी हूँ। आज ये कर दिया, आज ये पहना था, आज इसके साथ, आज उसकी गाड़ी में थी, आज उस राजनीतिक मीटिंग का हिस्सा था, आज उस सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा था। वो बात बिना अपडेट किए भी पूरे एरिया में फैल जाती है। हमारे आज की तारीख में 4 विधायक की जगह कई सारे बच्चे जॉब लगे होते, एसडीएम होते, आरपीएस होते, टीचर्स होते, पुलिस वाले होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते। आज केवल 4 विधायक और एक सांसद कामयाब है। आखिर में घाघरे ही बेचने थे। वो सुनना पड़ा कि इतना सब क्यों किया जब घाघरे ही बेचने थे। नेताओं को उंगली की जानी ही चाहिए और वो उंगली भगवती भील ही कर सकती है। तो दोस्तों, पिछले कई दिन से मैं अरावली पर्वतमाला में घूम रहा हूँ और घूमते घूमते पहुँच गया हूँ राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में। प्रतापगढ़ ज़िले के पास ही, पास कह लो दूर कह लो, 40 किलोमीटर दूर है घंटाली। और घंटाली में एक ऐसी लड़की है जिसका मैं किस रूप में परिचय करवाऊं आपसे, ये सोच रहा हूँ। हेलो गाइस, जोहार। हेलो दोस्तों, जोहार। जोहार दोस्तों। भगवती भील, कौन से इंट्रोडक्शन से तुम खुश हो जाओगी? भगवती भील का एकमात्र इंट्रोडक्शन है और वो है भगवती भील। हाँ। क्या बात है, तो महान बात कह दी यार तुमने। फिर भी कौन से परिचय से तुम सबसे ज्यादा सहज होती हो, कंफर्टेबल होती हो या अच्छा लगता है तुम्हें? आपने शुरुआती ऐसे पेचीदे सवाल से करी है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है जब मुझे पॉलिटिकल भगवती भील कहा जाए तो मैं। अच्छा ये बताओ, तुम भगवती भील लिखती हो अपना नाम। हाँ। और जब सोशल मीडिया पे मैं पढ़ता हूँ तो आदिवासी भगवती भील। तो भगवती भील कहने से नहीं पता चल जाता कि आप आदिवासी हैं? आदिवासी पे इतना जोर क्यों? भील एक समुदाय है, देश और दुनिया का सबसे पुराना समुदाय है। और ग्रंथों की भी बात की जाए तो हिंदू धर्म के जो 2 महान ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, दोनों में देश में कितने भी आदिवासी समुदाय हैं, लेकिन अगर किसी समुदाय का स्पष्ट नाम है तो वो भील का है। सबरी भील हो या एकलव्य भील हो। हालांकि हम उन ग्रंथों को अपनी दुनिया से अलग ही समझते हैं, लेकिन वही फिर मुझे भी थोड़ी सी हैरानी हुई। फिर भी भगवती भील रामायण और महाभारत का एग्जाम्पल दे रही है तो थोड़ा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगा, बट हाँ, आपके अपने एक्सप्लेनेशन हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि हम लोग आस्तिक हैं, लेकिन किसी एक धर्म के नहीं। तो अगर ऐसे में आसपास जो चल रहा है उसे मानना ना मानना ये हमारी अपनी विश्वास की बात है, लेकिन वो है तो है, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो बहुत बड़े ग्रंथ वो हैं और सम्मान हम सभी ग्रंथों का करते हैं। ऐसे में आप देखोगे कि किसी भी अन्य आदिवासी कबीले का नाम उन ग्रंथों में नहीं है, केवल भील शब्द का उल्लेख है, भील नामों का उल्लेख है। तो कहीं ना कहीं हमारा समुदाय एक महान समुदाय था। ये उन ग्रंथों से पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चलता है कि काफ़ी समय पहले भी अस्तित्व में हम लोग थे और उन लोगों ने लिखा। तो सिर्फ भगवती भील लिख देना मेरे लिए पर्याप्त था, इससे साबित हो जाता है। लेकिन फिर मैं ये चाहती थी कि पूरे देश के आदिवासी, चाहे वो गोंड हो, कुरकू हो, ओराव हो, मिजो हो, मिसमी हो, कश्मीर के आदिवासी हो, केरल के हो, अंडमान के हो, पौंडीचेरी के हो, ये सब में एक एकता भी होनी चाहिए। तो ऐसे तो फिर मैं अपने आप को भील भील करती रहूँगी, गोंड आदिवासी गोंड गोंड करती रहेंगी, तो वो सब आपस में कनेक्ट होने वाला कोई शब्द होना चाहिए। तो वो कनेक्ट होने वाला शब्द मुझे आदिवासी लगा, इसलिए फिर पहले आदिवासी लिखा, फिर भगवती भील लिखा। यार मैंने सोचा था पहले मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करूँगा, आदिवासी भगवती भील के बारे में बात करूँगा, उसके व्यक्तित्व के बारे में बात करूँगा, फिर राजनीति और जो विवादित मुद्दे हैं उन पर बात करूँगा। लेकिन आप विवादित मुद्दे पहले ले आए।
है ना। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि आदिवासी कार्यक्रमों में, मसलन विश्व आदिवासी दिवस हो या और कोई फंक्शंस हो, आप अक्सर कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। ये कहने की ज़रूरत क्यों है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? आप ये नहीं कहते कि आदिवासी ईसाई नहीं है, आदिवासी मुसलमान नहीं है, आदिवासी ये नहीं है, वो नहीं है। ये क्यों कहना पड़ता है आपको कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं है? मैं बेसिकली यही कहती हूँ कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। आदिवासी एक संस्कृति है, एक सभ्यता है जिसको अपनाना चाहिए और एक आदिवासी होने के नाते उसे दूसरों को भी समझाना चाहिए। लेकिन ये कंट्रोवर्सी इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जो आरएसएस है वो आदिवासियों को वनवासी करार देती है, केवल जनजाति तक सीमित रखती है और वो हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करने की कोशिश करते हैं कि तुम हम जो कह रहे हैं वो करो। ये आरएसएस की वजह से ऐसा हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू पहचान आप पे थोपी जा रही है? थोपी जा रही है। जैसे एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं जिस स्कूल में पहली बार गई, स्कूल में जब हम जाते हैं तो हालांकि भारतीय संविधान ये कहता है कि देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, तो हम जिस स्कूल में जा रहे हैं वो एक सरकारी संस्थान है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल के गेट पे गए, वो घंटी आपकी बज रही है और फिर हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, तो बिना हमारी अनुमति के, स्कूल में तो हर धर्म का व्यक्ति हो सकता है, हर समुदाय का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उस स्कूल में आप एक ही प्रकार की प्रार्थना कराते हो और वो होती है हिंदुत्व से रिलेटेड, जो आरएसएस के स्थापित स्कूल। हाँ, नहीं सरकारी हर सरकारी स्कूलों में यही हो रहा है। तो हम स्कूल में पहुंचते ही वो आदिवासी हमारी तरह, जिनका कोई धर्म घर में हमने सीखा ही नहीं था, वो स्कूल में जाके हम सीख रहे हैं, सरस्वती वंदना हम गा रहे हैं और केवल सरस्वती सरस्वती हे शारदेमा हे शारदेमा, ये सब करते हैं। जब हम देखते हैं स्कूलों में गणपति दिवस जो होता है, गणेश चतुर्थी जिसको कहते हैं, वो मनाया जाता है, जन्माष्टमी मनाई जाती है, होली से एक दिन पहले, छुट्टियां होने से पहले होली मनाई जा रही है, दिवाली से पहले दिवाली मनाई जा रही है, राखी से पहले राखी बंधवाई जा रही है। मतलब हिंदुओं के जो त्यौहार है वो सरकारी स्कूलों में भी बहुत प्रायोरिटी से, आदिवासी इलाकों में भी। और इस तरीके से जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो अनपढ़ है, वो उसको आज भी नहीं पता भाई दुनिया में इतने धर्म भी हैं। हाँ। लेकिन जो पढ़े लिखे थे, जो शुरू में स्कूल गए, स्कूलों में जाके उन्होंने देखा अरे ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और वो सब सीख के घर पे आ जाते हैं, वो थोप देते हैं। तो उसी तरीके से ईसाई भी बने हैं। जिन एरिया में ईसाई ज़्यादा थे वहाँ की स्कूलें ईसाइयों ने चलाई हुई थी, वहाँ पढ़ाने वाले ईसाई थे, और तो जो बच्चे ईसाई स्कूलों में गए वो वहाँ पे फादर मदर सिस्टर कर करके वो ईसाई बन गए, और बाकी लोग जो सरकारी स्कूलों में पढ़े और इस तरीके से थे वो वहाँ पे शारदेमा करके हिंदू बन गए। अब खुद हिंदू बने हुए आदिवासियों को नहीं पता है कि हम हिंदू नहीं हैं, ईसाई बने हुए वालों को नहीं पता है कि हम ईसाई नहीं हैं, ओवरऑल तो हम आदिवासी हैं। लेकिन भगवती, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, और सोशल मीडिया पे जब आप एक्टिव होते हैं तो ये एक तरह की दोधारी तलवार होती है। ख़ास तौर पर अगर आप लड़की हैं और आप अपने समाज में भी एक्टिव हैं, राजनीति में भी एक्टिव हैं, तो ट्रोलिंग भी होती है और कभी तारीफ़ भी होती है। तो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? सोशल मीडिया पे आप लगातार एक्टिव रहती हैं। मैं कहूँ तो मैं मेरे क्षेत्र की सबसे ज़्यादा वायरल व्यक्ति भी हूँ। हो सकता है मेरे सोशल मीडिया पे व्यूज़ मिलियन में ना हो, लेकिन मेरे बारे में अगर कोई बात होती है कि भगवती ने आज ये कर दिया, या भगवती ने आज ये पहना था, या भगवती आज इसके साथ थी, या भगवती आज उसकी गाड़ी में थी, या भगवती आज उस राजनीतिक मीटिंग का हिस्सा थी, या भगवती आज उस सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा थी, वो बात बिना अपडेट किए भी पूरे एरिया में फैल जाती है कि आज भगवती ने ये किया। जैसे आज अपन ये शूट कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ये अपने अपडेट करने से पहले ही इस एरिया में अभी तक जा चुका होगा कि कुछ हो रहा है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है तो वो
इंसान ट्रोल ज़रूर होता है। और फिर एक ऐसा व्यक्ति जो केवल सोशल मीडिया पे नहीं है, धरातल पे भी है, उसकी अपनी निजी राजनीतिक पहचान भी है, अपनी सोशल मीडिया पहचान भी है, अपनी सामाजिक पहचान भी है, मेरी सारी पहचान आपस में ऐसे टकराती भी है। तो जब तो ट्रोल होना स्वाभाविक है। शुरू में ट्रोल जब होती थी तो मन बहुत दुखता था कि ये सब क्या ही हो रहा है, कहाँ उलझ गए हैं। घंटों कुएं पे बैठ के ऐसा होता था कुछ जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर एक टाइम के बाद जब ऐसा हमेशा होने लगा, और कभी कभी ऐसे मुद्दे रहे जिनका मैंने कोई गलती ही नहीं करी है, 1% मेरा कोई लेना देना नहीं है, बेवजह ही लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। ऐसी बातें जब होती है और ट्रोल हो रहा है, सडनली 2-3 मिनट के लिए बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और टाइम जब बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत गंदा लग रहा होता है, और जो व्यक्ति जो कर रहे होते हैं उनके लिए मैं एक शब्द बोलती हूँ, और मैं आगे निकल जाती हूँ। मेरे को कोई लेना देना नहीं होता है, उनके पीछे रोने का मेरे को शौक नहीं है। लेकिन ये बताइए कि आपने कहा कि कई बार ऐसा हुआ कि आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपको ट्रोल किया गया, आपको गुनहगार साबित किया गया। कोई ऐसी घटना जो आप जिसको लेकर आप बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हुई, परेशान हुई, या आपको परेशान किया गया? एक चीज़ हुई थी, वो हमारे राजस्थान का और इस देश का आदिवासी आरक्षण, जनजाति आरक्षण से संबंधित बहुत बड़ा मुद्दा है। और उस आरक्षण पे 2022 में जब पहली बार आवाज़ उठाई मैंने, मेरा मुद्दा सही था और मैं को कोई पछतावा नहीं है कि मैंने वो मुद्दा उठाया। और उसके बाद जिस तरीके से विरोध मेरा हुआ वो बहुत ही भयानक विरोध था। मुद्दा ये था कि हमारे राजस्थान में 12% एसटी आरक्षण है, और उस 12% एसटी आरक्षण का मतलब 80% प्लस केवल और केवल पूर्वी राजस्थान की मीणा समुदाय के लोग उठाते हैं। इस राजस्थान के मीणा समुदाय के अलावा उस आरक्षण का अन्य किसी को भी कभी फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब 80+% उन्हीं लोगों को फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा चाहती थी कि राजस्थान में आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, और मीणाओं के अतिरिक्त जो कबीले हैं, जैसे भील हैं, डामोर है, सहरिया, डामोर तो और भील तो एक ही में आते हैं, लेकिन राजस्थान की जो जनजातीय सूची है उसमें डामोर, गरासिया, इन सबको अलग से लिखा गया है। तो इन सबको भी लाभ हो, ऐसा करके मैंने उस टाइम विचार किया था और अपनी एक फेसबुक पोस्ट करी थी 2021 में, 22 में। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग, बहुत मीन्स लेकिन आपके इलाके में आपको इस मांग पे समर्थन भी तो मिला होगा, क्योंकि आपका ये इलाका भी तो शायद अगर इस बात को, आपकी जो बात आपने उठाई थी, ये आपने जो कहा वो एग्जैक्ट सही बात थी कि दक्षिणी राजस्थान की तरफ से और मीणा बेल्ट के अलावा जो लोग थे उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था। तो राजस्थान के जो मीणा बेल्ट है उसको छोड़ के, और ये दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर संभाग है, इसको छोड़ के जो बीच का राजस्थान था उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया। लेकिन दक्षिणी राजस्थान वाले जो हैं, जो आज तथाकथित बाप पार्टी में हैं, जो आपका अपना इलाका है, हाँ मेरा अपना इलाका, वहाँ आपकी, वो बहुत खुश हुए। अच्छा हुआ भगवती के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन्हें मुद्दों की समझ ही नहीं थी। जो लोग चलती फिरती गाड़ी पे केवल विमल तानसेन खा के थूकने से ऊपर कभी सोच ही नहीं रहे, उन्हें टीएसपी आरक्षण, नॉन टीएसपी आरक्षण, और वो 12% किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, किसको पदोन्नति में आरक्षण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरे को एग्जैक्ट वैकेंसी का पता नहीं, लेकिन एक वैकेंसी आई थी, मैं भूल रही हूँ, उस वैकेंसी में टीएसपी में केवल 4 पद आए, और उस चारों पद में एसटी का केवल 1 पद। जिस टीएसपी क्षेत्र में आदिवासी 70% प्लस है, वहाँ 4 सीट वैकेंसी में आ रही है और एसटी को 1 सीट मिल रही है। तो अब बताओ कि ये आरक्षण का सही पैमाना है या सही तरीके से दिया जा रहा है? अच्छा ये बताओ, ये तो चलिए बड़े मुद्दे हैं। हाँ, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। आदिवासी आरक्षण के वर्गीकरण की मांग उठाई आपने, सुप्रीम कोर्ट का भी उस पे जजमेंट आया, ये उसके काफी समय बाद आया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आखिर मैं जैसा सोचती थी वो
सालों बाद भी, पर देश की सबसे बड़ी जो संस्था है न्यायपालिका, उसने उस बात को रखा, तो मेरे को खुद की सोच पे भी प्राउड हुआ। लेकिन आपके इस इलाके में, जैसे आपने खुद कहा कि यहाँ के लोग बहुत खुश हुए कि अच्छा हुआ भगवती भील को ट्रोल किया जा रहा है, आपको यहाँ नापसंद करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हाँ, क्यों? देखो ऐसा है कि हमारे दक्षिणी राजस्थान में एक भावना है कि जो पहले जब बाप पार्टी नहीं आई थी तब बीटीपी थी, तो जो जोहार बोल रहा है उसका कंपलसरी है कि वो बीटीपी को वोट दे। उसके बाद जब बाप आ गई तो जो जोहार बोल रहा है, जय आदिवासी बोल रहा है या आदिवासियों की बात कर रहा है किसी भी तरीके से, तो नेचुरल है कि वो बाप पार्टी का सदस्य है या फिर उसे बाप पार्टी को वोट देना चाहिए। मीन्स जैसे आप झारखंड गए होंगे तो आपको भारत आदिवासी पार्टी, झारखंड गए होंगे तो आपको बीजेपी का व्यक्ति भी जोहार बोलता हुआ सुनाई दिया होगा, कांग्रेस का व्यक्ति भी जोहार बोल रहा है। वहाँ पे बीजेपी के जो बड़े लीडर्स है वो भी अगर आ रहे हैं, झारखंड आ रहे हैं, तो सभी लोग जोहार बोल रहे हैं। जोहार कोई केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले लोगों के लिए नहीं, अभिवादन का तरीका है, अभिवादन का तरीका। ये कोई नारा नहीं है। दक्षिणी राजस्थान में ऐसा फैला दिया गया कि जोहार जो बोल रहा है वो बीटीपी और बाप पार्टी का ही व्यक्ति है, और वो जोहार बोल के फिर का स्लोगन बना दिया गया। इसको पार्टी का स्लोगन बना दिया गया। तो अब जब पार्टी का स्लोगन बना दिया गया, जिसके पक्ष में मैं नहीं थी, सबको आज़ाद होना चाहिए, इस संबोधन को पार्टी से जोड़ना गलत बात है। और इस तरीके से जब सोसाइटी में छोटे छोटे चेंजेस मैं चाहती थी, छोटे छोटे चेंजेस मतलब मैं ऐसा चाहती थी कि हमारे क्षेत्र में भी बाहर की तरह उदयपुर है, प्रतापगढ़, कम से कम जिला मुख्यालय पे छोटे छोटे आदिवासी भवन बने, लोग इतना एक दूसरे से जुड़ के कर सकते हैं या कुछ और। मतलब मैं चाहती थी इस तरह के सुधार से तो नाराज नहीं हुए होंगे लोग, नहीं कुछ हुए। तो आपने ऐसा किया होगा, कुछ तो किसी की पूंछ पे पैर रखा होगा आपने। पूंछ पे तो सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो ऐसा हुई थी कि एक बार फेसबुक पे हमारे यहाँ के जो व्यक्ति हैं भंवरलाल परमार, उन्होंने घूंघट से रिलेटेड पोस्ट करी। भंवर दादा, हाँ, जिन्हें भंवर दादा कहा जाता है। इवन कई लोग तो उन्हें भक्ति में आधुनिक बिरसा भी कहते हैं। हालांकि मैं हमारे देश के आदिवासियों के सबसे बड़े मसीहा को, उनकी उपाधि कोई और लेता है, ये उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। ये भी मेरे विरोध का एक हिस्सा था, मैंने इस चीज़ का विरोध वो वाली कहानी बताइए। तो उन्होंने घूंघट के ऊपर एक पोस्ट करा कि घूंघट जो है वो तो हमारी प्रथा का हिस्सा है। तो मैंने कहा कौन सी प्रथा? यूँ 200-250 साल पहले कपड़े ही नहीं हुआ करते थे। कपड़े मैंने अपनी दादी को देखा है कि उनके पास एक ही लुगड़ा मुश्किल से है, उसी को लपेट के वो नहा रहे हैं, वापस कपड़े बदल रहे हैं। लुगड़ा लपेटा है तो घाघरा और ब्लाउज धोया है, घाघरा और ब्लाउज जब सूख जाए तो वो पहन के फिर लुगड़ा धोया और उसको गीला गीला ओढ़ के वापस घर जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने हमारे घर वालों को देखा है। तो आप कौन सी प्रथा की बात कर रहे हो जो सदियों से चली आ रही है और उसमें घूंघट हमारी आज़ादी का सिंबल हुआ था या फिर हमारे संस्कार का सिंबल है? तो ऐसे में उस चीज़ का मैंने विरोध किया। तो वो फिर अपना वो वाला ज्ञान देते हैं कि ये सारी बातें आदिवासी परिवार की विज़न बुक में लिखी है। तो मैंने कहा कहाँ है वो विज़न बुक? तो बोलते हैं कि घर पे हैं, आओ बहुत शौक है तो पढ़ जाओ यूँ। तो मैंने कहा अगर कोई किताब लिखी गई है आदिवासियों से संबंधित तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रखा है? किसी के घर आने की क्या आवश्यकता है पढ़ने के लिए? तो फिर उन्होंने उस चीज़ को बहुत बुरी तरीके से लिया और उनके जो देखने वाले लोग थे कि भंवर दादा परमार का विरोध कर दिया। तो आप ये कह रही हैं कि एक्चुअली वो विरोध नहीं था, लेकिन सवाल उठाया गया और वो भी एक लड़की ने सवाल उठाया। तो वो चुभता है पितृसत्तात्मक सोच में। और लेकिन यार मुझे माफ करना, मैंने टोक दिया बीच में आपको। अगर बाकी समाजों से तुलना करें तो आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। उनको किसी भी मामले में चॉइसेस ज़्यादा हैं, फैसले करने का हक ज़्यादा है। ये सिर्फ धारणा है? अगर ऐसा है तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं, धारणा नहीं है। एक्चुअली आदिवासी समाज बहुत आज़ाद है, महिलाएं भी काफ़ी आज़ाद हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रसिद्धि को बनाए रखना चाहते हैं और वो प्रसिद्धि बनाए रखने में अगर महिलाएं बीच में आ रही है तो उसको साइड में करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी लीडरशिप में महिलाओं को, आदिवासियों में भी
बर्दाश्त करना मुश्किल है। ये तो सभी समाजों में है, ये बहुत ज़्यादा है, तो इससे बचा नहीं जा सकता। और उसी का मैं भी शिकार हुई। और वो जो बात हमारी अधूरी रह गई, उसमें बस ये हुआ कि उसके बाद भगवत लाल परमार पे सवाल उठा रही है। और जैसे इस सवाल, तो मैंने कहा सवाल नहीं उठाया, उस विज़न बुक को पब्लिश कर दीजिए। और फिर मैंने पूछा कि इस विज़न बुक को कितने लोगों ने मिल के लिखा, तो उनके पास जवाब नहीं था। यानी वो विज़न बुक अकेले उन्होंने लिखी, उन्होंने अकेले ये तय कर दिया कि पूरे देश के भीलों के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, क्या उनकी संस्कृति है। जबकि राजस्थान में घूंघट का सिस्टम है, महाराष्ट्र में नहीं। आप पूरे देश में, मैं भी भारत के एपिसोड शूट करते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरे देश में राजस्थान को छोड़ के कहीं और घूंघट नहीं किया जाता। आदिवासियों में किया जाता है? आप ही जवाब दीजिए। नहीं किया जाता ना? मैंने नहीं देखा ना। ये जो विवाद हुआ, भंवरलाल परमार से मैं मिला हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और मेरी नज़र में वो एक सहीन आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। और आपका समाज भी ये मानता है कि वो राजनीति से ज़्यादा सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। उन्होंने स्टडी की है, रिसर्च की है। खैर, उसके बावजूद भी कोई उनसे डिसएग्री कर ही सकता है, ऐसा तो नहीं है कि मैं उनसे डिसएग्री नहीं थी। मैंने बस अपनी बात रखी। वो घूंघट को एक बहुत ही परंपरागत रूप से चली आ रही प्रथा बना रहे थे, तो मैंने कहा ये बहुत परंपरागत नहीं है, नई चीजें हैं, बाहर के लोगों से अपने घर की औरतों को बचाने के लिए शुरू की गई है। और देखो, कोई भी समाज हो, उसमें पुरुष की बिगड़ती हुई नीयत को कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे में अगर आप अन्य जो पुरुष है, बाहर से जो आए हैं, उनसे अगर आप चाहते हो कि अपनी वो तो देखिए, तो वो नेचुरल उसमें तो वो तो जो आप कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल आप तर्कों के साथ बात कर रही हैं। लेकिन मुझे जो थोड़ी सी चिंता हो रही है वो ये कि क्या आपके समाज में लोग ज़रा भी चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं? थोड़ा भी मतभेद आपके जो नेतृत्वकारी साथी हैं वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और ख़ास तौर पर एक महिला के सवाल से वो इतने नाराज़ हो जा सकते हैं? और वो नाराज़ हुए तो फिर आपके साथ हुआ क्या? उसके बाद वो विरोध बहुत ज़्यादा चला। उनके जो भक्त थे वो कुछ भी कहने लग गए। भक्त क्यों कह रहे हैं? उनके भक्त ही, क्योंकि अगर देखो ऐसा है, सुनो। मैं आज की तारीख में कांग्रेस में हूँ और हमारे महान नेता हम कांग्रेस में हैं, तो हमारे प्रोटोकॉल्स भी रहते हैं। प्रोटोकॉल्स में हमें हमारे बड़ों का जो भी आदेश होता है हमें पूरा भी करना होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई हमसे ऊपर जो लीडर्स हैं पार्टी में, लेकिन वो अगर हमारे समाज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं, या देश में घटना जो हो रही है उसके लिए ऐसा बोल रहे हैं जो हमारी नज़र में सही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये सही नहीं है। मैं ये कतई नहीं कहूँगी कि हाँ ठीक है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया या स्वयं राहुल गांधी जी ने कह दिया तो वो बिल्कुल ही मेरे लिए मान्य ही होगा। आज भिल प्रदेश की जब बात करते हैं तो हमारे कांग्रेस के लीडर उसके पक्ष में नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ। मेरे जो लीडर्स हैं वो मेरा समाज नहीं है। मेरा समाज, भिल समाज जो पृथक है पार्टी पॉलिटिक्स से, तो उस समय मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। मैं भक्त नहीं हूँ, लेकिन जब मैं उनके भक्त की बात कर रही हूँ भंवर जी के, तो उनके भक्त ऐसे होते हैं कि वो आंखें बंद करके बस कुछ भी सुनना ही नहीं चाहते, सवाल होने ही नहीं देना चाहते हैं, और बस इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो चीज़ें मेरे नज़र में सही नहीं है, उसको मैं मानती हूँ। मेरे खुद के आदर्श वो रहे और मैंने कई जगह एक्सेप्ट भी किया, लेकिन आदर्श हम जिसे मानते हैं वो ये सोचने लग जाए कि मुझे जो आदर्श मान रहा है उसका मैं अकेला ही आदर्श हूँ, तो ये संभव नहीं है। हम महात्मा गांधी को भी मानेंगे और हम बिस्मिल को भी मानेंगे, हम बिरसा मुंडा को भी मानेंगे और हम अंबेडकर को भी मानेंगे। हो सकता है अंबेडकर जी की कोई बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी। तो ये जो चीज़ें थी वो ये लोग जिनकी आपने बात करी ये मानना ही नहीं चाहते। ये बस ये था कि तुम सब लोग बस मेरी ही बात सुनो, हम ही सही हैं,
हुआ क्या फिर, मतलब ट्रोल किया गया आपको, क्या हुआ? नहीं, उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई और फिर मैं उन चीज़ों से थोड़ी हटती चली गई। फिर थोड़ा उन सा चीजों से हटती चली गई मतलब राजनीति से दूरी बना ली? नहीं, मैं बीटीपी पार्टी से दूर होती गई। हम्म, पार्टी में मैं कभी थी ही नहीं। हम्म, लेकिन आदिवासी समाज की बात करो तो वो बीटीपी से जोड़ देंगे, बाद में उन्होंने बीएपी से जोड़ दिया। तो समाज की बात करने का पार्टी सिंबॉलिक तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कनेक्ट किया तो हम, आपने एक डिस्टेंस बना लिया उन लोगों हाँ। से। और डिस्टेंस मीन्स वही कि अगर आपने ये धारणा बना दी है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, सामने वाले की बात भी नहीं सुनना चाहते हो, तो ऐसे में फिर वहाँ खड़े रहने का क्या मतलब? आज जैसे सदन में हो रहा है, संसद में। कभी ऐसा लगा कि अति उत्साह में या गुस्से में या भावनाओं में बह के कोई गलत फैसला कर लिया, अगर आप आज उनके साथ होती तो शायद आप भी विधायक होती या सांसद होती या कम से कम विधायक की दावेदार होती, क्योंकि उस वक्त के लगभग आपकी उम्र के लोग वो भारत आदिवासी पार्टी में शामिल हुए, वो कार्यकर्ता बने और चुनाव लड़े। आप की राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग है, आप अच्छा बोलती हैं, आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है। आज की तारीख में चुनावी राजनीति के लिए जो चाहिए वो आपके पास है, और भारत आदिवासी पार्टी का सिंबल आपके पास अगर होता तो शायद आप कहीं और होते। कभी रिग्रेट होता है, कभी अफसोस होता है, या आप कहते हैं कि नहीं, मतलब नहीं, मुझे किसी भी तरीके का पछतावा नहीं होता। और मैं जो कांग्रेस में गई वो मेरी स्वेच्छा है, और इसलिए नहीं कि सिर्फ आप पूछ रहे हो और ये वीडियो जाएगा। जब किसी तरीके का कैमरा भी नहीं होता तब भी मैं ये कहती हूँ कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज की तारीख में ये पार्टियां बन रही है, जैसे मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी बनी, राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी बनी, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी, और भी हर जगह देश में जहाँ जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ट्राइबल है वहाँ कोई ना कोई छोटी मोटी पार्टी है। ये पार्टियाँ आरएसएस, संघ, इन लोगों की एक बिछाई हुई चाल का नतीजा है। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से कांग्रेस कमज़ोर हो, और कांग्रेस को कमज़ोर करने का एकमात्र तरीका होता है कि जो कट्टर कांग्रेसी वोट हैं उनको हम कैसे तोड़ें। और आदिवासी जो कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे उनको जो नाराज़गी थी उनकी कांग्रेस से, उसको बड़ा चढ़ा करके उठाया गया, और जब उठाया गया तो लोगों ने छोटे छोटे दलों में अपने आप को विभाजित कर लिया। गुजरात में बहुत ज़्यादा ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा ट्राइबल है, राजस्थान में भी। तो यहाँ हर जगह आदिवासी कुछ कुछ सीटें जीतने में कामयाब हो गए। जैसे आप देखेंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी हर विधानसभा में 1-2 विधायक तो बना ही देती है। गुजरात में छोटू भाई वसावा के परिवार के लोग विधायक बने ही हैं, और राजस्थान में जो हाल ही में पहले 2 विधायक थे, अभी 4 विधायक हैं। लेकिन क्या हम ये 1-2 विधायक बना करके सरकार के ऊपर इतना दबाव बना सकते हैं कि वो हम आदिवासियों से जंगल ज़मीन छीनने की सोचे ही ना? लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि अगर आप नेशनल पार्टी में चले जाते हैं, हाँ, तो बेशक आप सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों की जो कार्यनीति है या उनकी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकताएं हैं, वो आदिवासी इलाके नहीं हैं। उनकी प्रायोरिटी उद्योग है, जल जंगल ज़मीन नहीं है। उनकी प्रायोरिटी शहर हैं, गांव नहीं हैं। और वो ये कहते हैं, जिन लोगों ने अलग पार्टियां बनाई, कि जब आप कांग्रेस में या बीजेपी में या किसी भी नेशनल पार्टी में जाते हैं तो आप उनके गुलाम हो जाते हैं। उनका मैनिफेस्टो आपको मानना पड़ता है, उनके कार्यक्रम उनको आपको मानने पड़ते हैं, उनकी प्राथमिकताएं आपको माननी पड़ती हैं। देखो इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी एक लीडर को नहीं मानते हैं तो हो सकता है कि हर कोई लीडर बनना चाहे। हर कोई मीन्स फिर हर इंसान लीडर है, हर के पीछे 2 लोग हैं, तो साथ में तो कभी चलेंगे नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग ये सोचते हैं कि ये फिर केवल वही सुन रहा है, वो अपने मूल मुद्दों से भटक चुका है, ये सारी चीज़ें प्रभावी हो जाती है। लेकिन
ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो बड़ी पार्टी से जुड़ा है वो व्यक्ति वो सारी बातें माने जो पार्टियां कह रही है, वो फिर भी अपनी निजी आइडियोलॉजी पे बना रह सकता है। और पार्टी में दबाव बना सकता हाँ, है। पार्टी में भी दबाव बना सकता है। तो हम बात कर रहे थे पछतावे की। हाँ, तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। हम राजनीति में 1-2 विधायक बना सकते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी बनाए, लेकिन जिस राजस्थान में आज भारत आदिवासी पार्टी है वो मध्य प्रदेश में भी एक्टिव है। कुछ सालों पहले यहाँ पे मामा बालेश्वर द्वारा बनाई गई पार्टी भी रही, उन्होंने भी विधायक बनाए, लेकिन इस क्षेत्र का विकास जैसे होना चाहिए था वो उस पार्टी की वजह से भी अटका और अभी भी अटक रहा है। हाँ, हमारे लोग विधानसभा में हैं, लोकसभा में हैं, हम इसका गर्व कर सकते हैं, लेकिन आज भी न टीएसी की मीटिंग होती है, न कुछ और होता है, हमारे बजट्स वापस चले जाते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ईर्ष्या है तुम्हें भंवरलाल परमार, हम राजकुमार रोत? क्यों फोकस्ड कर रहे हैं? नहीं, आपने नाम लिया कि हाँ, अगर मैं हाँ, भंवरलाल परमार नहीं, होती तो ईर्ष्या नहीं है। तो उसी से मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ईर्ष्या है या एक नहीं, ये है कि अरे यार काश मैं हुई होती। नहीं, उन्होंने जो वो पॉलिटिकल चीज को चुना, मैं ये कह रही हूँ कि उस समय हम 2018 में कांग्रेस चाहे बीजेपी, आप सामाजिक रूप से बहुत तैयार थे। ऐसे में आप दोनों पार्टी में से किसी के साथ भी समझौता करते। हमारी ये 5 मांगे हैं, इनको अगर कांग्रेस स्वीकार करती है तो हमारे पूरे क्षेत्र का वोट कांग्रेस के साथ में है, बीजेपी स्वीकार करती है तो हमारे पूरे क्षेत्र का वोट बीजेपी के साथ में है, लेकिन हमें ये मांग पूरी चाहिए। और अगर उस टाइम ये मांगे पूरी होती तो हमारे आज की तारीख में 4 विधायक की जगह कई सारे बच्चे जॉब लगे होते, एसडीएम होते, आरपीएस होते, टीचर्स होते, पुलिस वाले होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते। आज केवल 4 विधायक और 1 सांसद कामयाब है। उस समय शायद हर गांव में 1 की जगह 10 लोग नौकरी अच्छा, ये लगाते। बताइए कि आप राजनीति में हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता रहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और आपने खुद कहा कि आपको बहुत ट्रोल भी किया गया और आपके इलाके में ख़ास तौर पे आपको टारगेट किया गया। कभी ऐसा लगा कि बहुत निराश हो गई और कमज़ोर पड़ गई, या बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ? वो ऐसा जब हुआ मेरे साथ बहुत कुछ गलत, तब नहीं लगा ठीक है होता है, लेकिन जब महिलाएं ही बिना सोचे समझे बस कहीं पे बात सुनी थी कि भगवती ऐसी है तो स्वीकार कर लेती है। अच्छा, आपको बदनाम करने की कोशिश हाँ, की? तो वो महिलाएं, फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपने मुझे देखा? नहीं देखा। आपने मेरे को कभी दूर से देखा? नहीं देखा। कभी फ़ोन पे बात हुई? नहीं बात हुई। जब आपकी मुझसे बात नहीं हुई, आपने मुझे देखा नहीं, आप मेरे से परिचित नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भगवती ऐसी है या मेरी जगह कोई भी लड़की ऐसी है? हमें बिना उसके साथ बैठे या कभी कोई बातचीत किए बिना किसी के प्रति इतनी गलत धारणाओं को प्रसारित नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम बहुत बुरा लगता है यार, ये लोगों को कोई लेना देना नहीं है, मैं इनके बारे में। आपके चरित्र पे उंगली उठाई गई? हाँ, ये ज़रूरत से ज़्यादा होता है। होता रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। भगवती भील क्रिएशंस, BBC। जोहार दोस्तों, तो मैं भगवती भील लॉन्च कर रही हूँ आदिवासी दिवस के लिए नई आदिवासी पोशाक। भगवती भील क्रिएशंस, आप काफ़ी ज़ोर शोर से उसको प्रमोट भी करती हैं। हाँ। खुद ही मॉडल बन जाती हैं। फिर देखता हूँ मैं कि खुद ही आप डिज़ाइनर भी बन जाती हैं। आप देखा कि डिज़ाइन कर रही हैं, कपड़े काट भी रहे हैं। हाँ। है ना?
तो ये अध्याय कैसे शुरू हुआ? राजनीति से अचानक बिजनेस वुमेन होने का कैसे ख्याल आया और कैसे ये शुरू हुआ? कोई ट्रेनिंग हुई? इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। मैं बस मेरे माइंड से कि मुझे कुछ अलग बना के पहनना है, जैसा सब पहन रहे वैसा नहीं पहनना है। तो उसके चक्कर में पहले जब मुझे खुद कुछ नहीं आता था तो मैं टेलरों का जीव खाती थी कि इसको ऐसे काट देना, ऐसे बना देना, और ऐसे करके करती थी। मेरी दीदी की अपनी दुकान है घंटाली में, जो पिछले 15 साल से है। तो जब 2016-17 में पहली बार अपने लिए ड्रेस डिज़ाइन किया तो दीदी ने ही बनाया था और मैं बनाने वाली। तो वो बार बार ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। मैं बोलती हूँ हो जैसा भी हो, कपड़ा बिगड़ जाए तू ऐसे बना दे। तो ऐसे करके फिर तब से बार बार हर साल कुछ ना कुछ अलग बनाती पहनती। फिर 2020 के बाद से तो दीदी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था कि ऐसा बना वैसा बना, और फिर उसका दुकान भी चलता रहता था। और वो कभी कभी मुझे मेरे खर्चे पानी दे देती थी कि तू इतना कर रही है तो चल मैं तेरे को ये ज़रूरत पड़ने पे कर दूंगी ऐसा। फिर पर मेरा इनकम था इसमें, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा उंगली करने लग गए। यहाँ भगवती के पास पैसे कहाँ से आते हैं, ये हवाई जहाज में बैठी इसको किसने दिया होगा, ये मतलब अच्छा, ऐसा ये सब सवाल भी थे कि ये पैसा कहाँ से आता है ये करने का, ये इतने सारे कपड़े हैं इसके पास, ये सब मतलब अच्छा, बात में फेसबुक पैसा, पे जो वीडियो बना रहे हैं कि नए नए कपड़े कहाँ से आते हैं, हाँ वो कहाँ से आते हैं, हवाई जहाज में कैसे बैठ गई, गोवा दिल्ली कैसे चली गई, गोवा कैसे चली गई, मुंबई कैसे चली गई, देश में इतनी जगह घूम रही है तो पैसा कहाँ से आ रहा है। तो लेकिन वो मेरा इनकम था, ये मैं किसी को पहले शो नहीं करी थी। तो ज़रूरत से ज़्यादा फिर बात पे ट्रोलिंग पैसा आता कहाँ से सवाल रोज होने लगा। तो फिर मैंने फाइनली ओपन कर दिया कि भाई मेरा अपना काम है, जो मैं पहले से भी कर रही थी पर हाइड था सोशल मीडिया पे। तो 2024 में मैंने सोशल मीडिया पे डाला भगवती भील क्रिएशन, और वहाँ से फिर हम लोग फिर सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट होते गए। कैसा एक्सपीरियंस अभी तक का? उस टाइम दीदी के साथ काम किया शुरुआती समय में, मतलब ओपन दीदी के साथ में काम किया। फिर साथ में करते करते फिर जगह कम पड़ गई, फिर बड़ा किया। और बस ये कि जैसे ही शुरू किया और मोबाइल में जैसे ही वीडियो डाले, फोटो डाले कि ये ऐसे लहंगा ऐसे है, घाघरा ऐसे है, तो फिर वही राजनीतिक विरोधी जैसे ही शुरू में डाला तो आखिर में घाघरे ही बेचने थे। वो सुनना पड़ा कि इतना सब क्यों किया जब घाघरे ही बेचने थे। कैसा लगा उस वक्त? मैंने जिसने कमेंट किया था उसको बोला तू भी आजा, तुझे भी पहना देती। तो ठीक है जो भी है, तब तक तुमने इग्नोर करना सीख लिया। हाँ, पर मुझे इस काम में कभी शर्म नहीं आई, ये मेरा काम था। बड़े बड़े लोग ये काम करते हैं। हाँ, तो मुझे था कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं अपना आजीविका खुद चला रही हूँ, प्लस मैं अपने साथ में 8-9 लोगों को रोजगार दे रही हूँ। हर महीने 8-9 लोगों को सैलरी देना इस उम्र में ऐसा लगता है इस बार क्या होगा, जिस महीने दुकान नहीं चलती क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, और फिर भी हम करते हैं। मैं अपना खर्चा काट के अपने स्टाफ को सैलरी देती हूँ। तो ये बताइए कि आपके जो डिज़ाइन हैं, आपके जो कपड़े हैं, आपके जो फैब्रिक हैं, वो आपकी संस्कृति से ही जुड़े हैं, मतलब आपके जो परंपरागत परिधान हैं वैसे ही हैं, या आप उसमें कोई प्रयोग कर रही हैं? क्योंकि अब नया ज़माना है, आपके भाई बहन, आपके साथी यार दोस्त आदिवासी लड़के लड़कियां भी बाहर बड़े शहरों में जाके पढ़ रहे हैं, वहाँ देखते हैं, सोशल मीडिया है तो इन्फ्लुएंस तो है ही। तो आपके जो कपड़े आप बनाती हैं वो किस तरह का है, उसके पीछे किस तरह का थॉट है? मेरा जो ज़्यादातर फोकस है वो है कि सूती कपड़ा पहना जाए जो बॉडी के लिए सूटेबल रहता है। दूसरा, ये कपड़ा प्रकृति के साथ पुनः उत्सर्जित हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो लहंगा है वो भी सूती है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। दुपट्टा है वो भी सूती है,
ये जो ब्लाउज है वो भी सूती, इसके जो डिजाइन्स करी है वो सब सूती है। तो मैं ज़्यादातर जब आदिवासी ड्रेस बनाती हूँ तो वो पूरा कॉटन बेस्ड होता है, ताकि अगर कल को ये नहीं भी पहनना है तो इसको काटो फाड़ो, गोदड़ा बना दो, बिस्तर बना दो, ये वेस्टेज ना जाए। ऐसा नहीं हो कि हमने कहीं फेंका है और वो बस सड़ भी नहीं रहा है, गल भी नहीं रहा है, वापस काम भी नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं, वैसा नहीं। तो मेरा फोकस रहता है कि कुछ सूती में ही हम कुछ नया वेरिएंट बनाए, अच्छा बनाए, लोग देखे। और ये छोटी छोटी बूटियां हैं, तो हमारे आदिवासी समाज में एक राजस्थान में ओढ़नी चलती थी, उसमें छोटी छोटी गोल गोल बूटियां होती थी और वो ही सब महिलाएं ओढ़ती थी। तो ऐसे में फिर हमने उसी डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडर्न करके और इस तरीके से कॉस्ट्यूम बनाए। तो जो डिज़ाइन आप तय करते हैं वो कैसे डिसाइड होता है? मतलब आपने कोई कोर्स किया है, ऑनलाइन देखा है, कैसे? नहीं। सब बस दिमाग का खेल। ये थोड़ा इस पे थोड़ा भरोसा करना मुश्किल है कि आपने ऐसी, किसी को तो रहता है ना कि अजीब सा इंटरेस्ट है, वो मेरे को कपड़ों के मामले में अजीब सा इंटरेस्ट था। अच्छा। और मैं कोई भी चीज़ देख के तुरंत सीख जाती हूँ। तो मुझे कोई नई चीज़, मान लो वो दीदी ने जो कुर्ती पहना है, मुझे बनाने का मन किया तो मैं यूट्यूब करूँगी और उसमें डाल दूँगी कि इस तरीके की कुर्ती को कैसे बनाया जाता है। उसमें कोई कटिंग बताएगा तो कोई सिलने का तरीका बताएगा, फिर एक कपड़ा में लेके अपने ही नाप का बनवा दूँगी खुद ही काट के। और वो मेरा पहला वाला कभी अच्छा नहीं बनाएगा, लेकिन मैं फिर भी पहनूंगी कि मैंने बनाया। और फिर वो एक बार बिगड़ेगा, एक बार हो सकता है सिलने वाले के माप से बनाए तो 2 बार बिगड़ चुका है, तीसरी बार वो अच्छा बन जाएगा। तो कोशिश करते। हाँ। ये बताओ, बुलेट चलाती हो? हाँ। कब खरीदी बुलेट? 2022 में। और पहली बार जब बुलेट लेके निकली, हाँ, तो किस तरह के रिएक्शंस थे? पहली बार बुलेट जयपुर में चलाई थी, खरीदी ही जयपुर में थी। जब अपने इलाके में लाई? अपने इलाके में लाई तो मुझे एक्चुअली 6ठी क्लास से मेरे इलाके के लोग बाइक चलाते देखते थे। अच्छा। पर कभी बुलेट नहीं चलाई। क्लास 6ठी से? हाँ, 6ठी क्लास में पहली बार बाइक चलाई थी, स्प्लेंडर मेरे पापा की थी। और पर बुलेट ऐसा था कि मैं किसी बुलेट वाले से बुलेट मांगती थी कि मुझे चलानी है, प्लीज़ दे दो या बैठने दो, तो मना कर देते थे, कहाँ चलाने आती होगी या ऐसे वैसे। तो मुझे गुस्सा आता है, यार गजब कर रहे हैं लोग, दे नहीं रहे। और उस गुस्से में मैंने बुलेट खरीदी ली। मेरे जीवन की पहली गाड़ी है। स्कूटी से भी पहले बुलेट खरीदी है। लोगों का रिएक्शन कैसा था इलाके में? रिएक्शन तो वो ही, बस इतनी बड़ी गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी, कितने पैसे की है। जैसे उनको बोलो 2,70,000, 2,70,000 में 3 स्कूटियां आ जाती है। इतनी महंगी गाड़ी खरीदते। अच्छा, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि तुम जानबूझ के भी समाज के ठेकेदारों को छेड़ती हो। हैं? बुलेट चला के, कुछ ऐसे बयान दे के, सोशल मीडिया पे कुछ, जिसे आम भाषा में उंगल करना कहते हैं। उंगली करना वो करती हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी आपको लगता है तो आपके विचारों का हम नहीं, बुरा नहीं मानेंगे। मैं पूछना चाह रहा था कि कुछ नहीं, उंगली तो क्या ही करना, लेकिन मतलब होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वॉट एवर। जैसे कि अभी जस्ट मैं चर्चा कर रही थी मेरे साथी से, चैतर भाई वसावा जेल में है, ठीक है, आदिवासी समाज का एक बड़ा लीडर जेल में है। दुख होता है। आप तो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हो, तो आपको सुन के भी दुख हो रहा है। तो हम तो आदिवासी हैं, तो हमको कितना दुख होता होगा कि हमारे समाज का एक लीडर जेल में है। लेकिन उसी जगह सामने हमारे राजस्थान के उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का सांसद मन्नालाल रावत, जो कि है प्रतापगढ़ जिले का सांसद है, वो चैतर भाई वसावा के जेल जाने से खुश हो रहा है। अब ये बताओ कि ऐसे में मन्नालाल रावत जी को उंगली की जाए या ना की जाए? नहीं, सवाल तो बनता है। हाँ, अगर लोग कहेंगे कि जबरदस्ती कर रही है, मैं कहती हूँ कि आप समाज के नाम पे धब्बे बन चुके हो।
अगर आपके ही समाज का कोई व्यक्ति जेल में है और वो समाज का काम करके जेल में है, ऐसे मर्जी से किसी का मर्डर करके जेल में नहीं है। क्या मेरा मन किया, वो मेरा दुश्मन है, वो मैंने गोली चला दी, मार दिया, अब मैं जेल में हूँ। चेतर भाई वसावा ने समाज के लिए अपना समय व्यतीत किया है, समाज के लिए वो उस टाइम भागदौड़ भी उन्होंने बहुत तो आप करी। ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। हाँ, लेकिन सामाजिक मतभेद अगर बनाए जा रहे हैं, ऐसे में फिर उन नेताओं को उंगली की जानी ही चाहिए और वो उंगली भगवती भी नहीं कर सकती है क्योंकि दूसरे सब सोचते हैं हम तो इस पार्टी के, हमको वो पार्टी वाला क्या कर रहा है, क्या चलिए मतलब फिर आप पार्टी पे ले आई, तो ये बताइए कि राहुल गांधी से आपकी मुलाकात की काफी चर्चा हुई थी जब वो शायद बांसवाड़ा आए थे। हाँ। आप मंच पे थी, ओके। तो कैसी रही पहली मुलाकात? और कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े नेता लोग किसी बच्ची को मिलवा देते हैं फोटो वोटो देने के लिए कि आप बिरसा मुंडा की फोटो दे रहे हैं या कोई अपनी बनाई हुई चीज़ दे रहे हैं। हाँ। वैसा था या आपको सीरियसली लेती है पार्टी? मैं सोचती हूँ कि बिना सीरियसली लिए तो मुझे मंच पे बिठाया ही नहीं गया होगा। अच्छा, बिठाया भी गया था? मैंने सिर्फ फोटो नहीं, मैं मंच पे बैठी थी। अच्छा। और मुझे मंच पे बिठाने का डिसीजन हमारे पार्टी की तरफ का ही था और आगे से जो लोग आए थे उन्होंने भी चाहा कि ये मंच पे बैठे। हालांकि मैं ऐसा कुछ उन्हें भेंट करने वाली हूँ ये तो बिठाने वालों को भी नहीं पता था। अच्छा। वो जब मैं ले गई थी तो उसे 8 बार चेक किया गया, नेचुरली सिक्योरिटी टेंशन। तो और मैंने भी इज्जत से उसे दिया कि आप जो चाहे चेक कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने ऐसा कुछ गुनाह किया नहीं है, तो जो चेक करे वो करे। हाँ। उसके बाद जब हमने उसे दिया और राहुल गांधी जी को जब गौफंड दी तो वो बहुत खुश हुए। तो उनके जो पर्सनल जो लोग हैं जो उनके साथ रहते हैं या उनका पूरा काम देखते हैं, उस दिन राहुल गांधी जी ने स्वयं उनको कहा कि आप इनसे इनका नंबर लीजिए और आपका नंबर इन्हें दीजिए। तो उस दौरान उनसे भी बात हुई मेरी और आज भी कांटेक्ट में है। जी, बहुत शुक्रिया भगवती, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भगवती भील के लिए कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं भी भारत का हौसला बढ़ाते रहिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। भगवती भील से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। शाबाशी देना चाहते हैं, उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, उनकी आलोचना करना चाहते हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। जोहार।